हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहू हमारी बेशर्म के तीसरे भाग में। अब तक आपने देखा कि कैसे दादी माँ के समझाने पर सुपीरिया अपना रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश करती है। अपना रिश्ता बचाने के लिए वो माँ बनना चाहती है। वो प्रेग्नेंट है और अपने पति से इस खुशी को शेयर करना चाहती है, इस उम्मीद में कि उसका पति उसे गले लगा लेगा। अब आगे जब सुप्रिया एक ही सांस में अपने पति को बता देती है कि वो पापा बनने वाला है और मैं माँ, संजय उसे कुछ देर घूरता है, फिर कहता है कि ये बात मुझे पहले से पता है। सुप्रिया ने कहा कि कैसे? इस पर संजय ने कहा, जब मैं इस कमरे में आया तो ये जो गुड्डे गुड़िया तुमने लगा रखे हैं पूरे रूम में, तो इसे देखकर कोई छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि बात क्या है। और फिर मैं तो वकील हूँ। संजय ये बात बड़े ताव के साथ बोला। सुप्रिया ने कहा, तो क्या आप खुश नहीं हैं? संजय ने कहा, तो क्या करूं मैं, नाचूं या ढोल नगाड़े बजाऊं? और वैसे भी माँ बनने की इच्छा तुम्हारी थी, जो अब पूरी हो गई है। और दूसरी बात, तुम अभी सिर्फ प्रेग्नेंट हुई हो, बच्चा नहीं पैदा हुआ है। और फिर उसी तेवर के साथ वो बाथरूम में चला गया और सुप्रिया के एक बार फिर सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए। हर वो एक उम्मीद जो सुप्रिया को संजय के करीब ले जाने के लिए जगती, उसे संजय अपने पैरों तले बहुत बुरी तरह से रौंद देता। अब सुप्रिया की एक आखिरी उम्मीद ही थी, अगर उसने बेटा पैदा कर दिया तो शायद कहीं जाकर संजय उसे अपना ले। सुप्रिया की खुशी भी अब खत्म हो गई और उसने जो राह चुनी थी उससे अब वो वापस भी नहीं लौट सकती थी। अब ना चाहते हुए भी उसे इस बच्चे को पैदा करना ही था। अब उसे होने वाले बच्चे से भी उम्मीद खत्म होती जा रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर संजय है कैसा पति। ना किसी बात की खुशी, ना किसी बात का उत्साह, बस है तो घमंड। वो भी पता नहीं किस बात का। क्या वकील होने का घमंड है? तो फिर ना जाने कितने ही लोग वकील होते हैं, और वकील से बड़ा तो कोर्ट का जज होता है। तो फिर वो तो अपनी पत्नी को मारता पीटता होगा। बस अब तो सुप्रिया के दिन कट रहे थे जैसे तैसे करके। ससुराल वाले तो सुप्रिया का बहुत ध्यान रखते, पर वही संजय एक बार भी सुप्रिया के दिल का हाल जानने की कोशिश नहीं करता। सुप्रिया को कभी कभी चाट फुल्की और बहुत कुछ बाहर की चीजें खाने का मन करता था, पर ये सब उसकी हेल्थ और बच्चे को नुकसान करेगा, इस बात से उसकी सास और जेठानी उसे खाने नहीं देते थे। और ऐसे वक्त में बस आपका पति ही होता है जो सबकी नजरों से चोरी छुपे आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है, फिर वो ख्वाहिश चाहे रात के 3 बजे आइसक्रीम खाने की क्यों ना हो। पर सुप्रिया हर बार यही सोचती कि शायद अब संजय को मेरी फिक्र होगी, या मेरी ना सही अपने होने वाले बच्चे की तो होगी। पर हर रोज संजय ऑफिस से घर आता, अपने रूम में जाकर मुंह हाथ धोता और सबके साथ बैठकर खाना खाता और देर रात तक अपने केस की फाइल पढ़ता रहता। अब तो हालात ऐसे हो गए थे कि जो संजय हर रात सुप्रिया के करीब आकर उसके साथ हमबिस्तर हो जाता था, वो अब सुप्रिया के प्रेग्नेंट हो जाने के बाद और भी दूर होने लगा था। संजय से बढ़ती दूरी देखकर अब सुप्रिया को भी ये बच्चा बोझ लगने लगा था। अब उसे भी लग रहा था कि कब ये बच्चा बाहर आ जाए, जिससे उसके और संजय के बीच की दूरी खत्म हो जाए। अब सुप्रिया को 8 महीने बीत चुके थे, पर संजय अब भी वैसा का वैसा ही था। उसे ना तो सुप्रिया की परवाह थी और ना ही अपने आने वाले बच्चे की। यहाँ तक कि सुप्रिया को जब भी कोई तकलीफ या कुछ प्रॉब्लम होती तो सुप्रिया को उसकी सास जेठानी या फिर ननद डॉक्टर के पास लेकर जाते, पर संजय नहीं। एक दिन सुप्रिया की एक बचपन की सहेली उसके प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर उससे मिलने आई, जिसका नाम मनिका था। वो सुप्रिया को इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुश हुई। साथ ही सुप्रिया को भी मनिका से मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोनों ने बहुत सारी बातें की और बातों ही बातों में सुप्रिया का दर्द मनिका के सामने निकल आया। मनिका ने कहा कि इतनी बड़ी बात तूने क्यों कभी मुझे या किसी और को नहीं बताई? क्यों ये सब तू अकेले सहती रही, और अभी भी क्यों सह रही है? सुप्रिया ने कहा, मैं जब संजय को एक बेटा पैदा करके दूंगी ना, तब वो मुझसे बहुत प्यार करने लगेंगे, फिर हमारे बीच सारी दूरी खत्म हो जाएगी। मनिका ने कहा, तुझे कैसे पता कि तुझे बेटा ही होगा, बेटी नहीं? क्या तूने चेक करवाया है? और बेटा ही क्यों चाहिए तुझे? सुप्रिया ने कहा कि अरे नहीं नहीं, मैंने कोई चेक नहीं करवाया। तू पागल है क्या? ये अपराध है। और बेटा मुझे नहीं, संजय को चाहिए। मनिका ने कहा कि ये बात संजय ने तुझसे कही? सुप्रिया ने कहा कि हाँ, मैंने जब
उनसे कहा था कि मैं माँ बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें बेटा पसंद है। लेकिन अगर तेरे और संजय के बीच प्रेम है ही नहीं, तो तूने ये बच्चा पैदा किया ही क्यों? अपने साथ साथ तूने इस आने वाली नन्ही सी जान की जिंदगी क्यों बर्बाद की? सुप्रिया ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये बच्चा ही मेरी और संजय के रिश्ते को मजबूत बनाएगा। मनिका ने कहा कि वो कैसे? बेटे बहुत पसंद है संजय को, इसलिए मैं उन्हें बेटा ही पैदा करके दूं। और इसलिए तो मैंने मां बनने का निर्णय लिया, जिससे मैं उन्हें बेटा पैदा करके दे दूं और वो मुझे बदले में अपनी मोहब्बत दे दे। मनिका का सुप्रिया की ये सारी बातें सुनकर अब दिमाग खराब हो गया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की जो एक बैंक में मैनेजर के पद पर थी, वो ये सारी बातें कर रही थी। उसका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर था और वो एकदम से सुप्रिया पर चिल्ला उठी। उसने कहा कि तू पागल हो गई है क्या, या अपना दिमाग अपने मायके में ही छोड़कर ससुराल आ गई? तू ये सब क्या बोल रही है? बेटा और बेटी में तू कब से फर्क करने लगी? और तेरा पति तो वकील है ना? क्या वकालत की है उसने? और कौन सी सदी में जी रहा है वो? और कौन सी वकालत की बुक में लिखा है कि बेटा होने से पति ज्यादा प्यार करेगा और बेटी होने से नहीं? और तू मैडम, ये बता, तूने कोई चेक नहीं करवाया है कि तेरे पेट में बेटा है भी या नहीं? बस कल्पना कर ली कि हाँ, मेरे पति को बेटा चाहिए तो मुझे बेटा ही होगा। क्या भगवान है तू कि तेरे पति और तुझे जो चाहिए वही होगा तुझे? क्या इतने ही अच्छे कर्म किए हैं तूने कि भगवान तुझे मुंह मांगा फल दे देंगे? अरे, थोड़े भी अच्छे कर्म की होती ना तू, तो ऐसी घटिया और गिरी हुई सोच वाला पति ना मिलता तुझे, जो इतना पढ़ लिख कर खुद वकील होकर ऐसी रूढ़िवादी सोच में जी रहा है। अरे, अब तो मुझे उसे वकील कहने में भी शर्म आ रही है। और तू मुझे ये बता कि तू क्या पति के प्रेम में पागल हो गई है, जो सही गलत समझ नहीं आ रहा तुझे? जिस चीज के लिए तुझे अपने पति से आवाज उठानी चाहिए, तू खुद उस चीज पर उसका साथ दे रही है। वो तो ऐसा करके पापी है ही, और तू उसका साथ देकर पाप का हिस्सा क्यों बन रही है? और तूने कभी ये सोचा है कि अगर तुझे बेटी हो गई तो क्या होगा उस नन्ही सी जान का? क्या उसे मार डालेगी तू? क्योंकि तूने बच्चा तो इसलिए पैदा किया है ना कि तेरा पति को बेटा चाहिए था, और अगर तेरी बेटी हुई तो तेरा पति तो तुझे प्यार देगा नहीं, फिर तू क्या करेगी इस बेटी का? सुप्रिया चुप होकर मनिका की बातों को सुनती रही। मनिका ने कहा, तू चाहे तो मेरी बातों का बुरा मान जा, पर एक बात अभी भी सोच ले कि इंसान को कभी भी अपने निर्णय के लिए सकारात्मक परिणाम नहीं सोचना चाहिए, उसे नकारात्मक परिणाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर मनिका ने कहा कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि तेरी सोच अब बदल चुकी है। यहाँ तक कि पूरी की पूरी तू बदल चुकी है, और मैं यहाँ अपनी पुरानी दोस्त से मिलने आई थी। और फिर मनिका बिना सुप्रिया की बात सुने वहां से चली गई। पर जाते जाते सुप्रिया की आंखें खोल गई। उसकी आंखों में जो अपने पति के प्यार की पट्टी बंधी थी, वो उतार दी थी उसने। सुप्रिया ने भी अब ठान लिया था कि बेटी हो या बेटा, वो होगी तो मेरी ही औलाद, मेरा अंश। संजय उसे अपनाए या ना अपनाए, मैं उसे अपने आप से कभी दूर नहीं होने दूंगी। यहाँ तक संजय के प्यार को पाने की कोशिश की है, तो आने वाली संतान के पैदा होने तक थोड़ा और इंतजार कर लेती हूँ। अगर इस बच्चे के पैदा होने के बाद भी संजय नहीं बदला, तो फिर अब मैं अपने साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। फिर इसके लिए चाहे मुझे संजय से अलग ही क्यों ना होना पड़े। दिन बीतने लगे और सुप्रिया की डिलीवरी का समय नजदीक आता जा रहा था। घर में सब बहुत खुश थे और थोड़ा चिंतित भी थे। एक दिन रात को अचानक ही सुप्रिया के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसने संजय को उठाया और थोड़ी ही देर में सब उसे लेकर अस्पताल पहुंच गए, जहां पर डॉक्टर ने कहा कि सुप्रिया की हालत कुछ ठीक नहीं है और हमें जल्द ही ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालना होगा। अब सुप्रिया और बच्चे की जान की बात थी, तो सारे घर वालों को भी यही ठीक लगा। उन्होंने भी ऑपरेशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। अब बस इंतजार था तो आने वाले बच्चे की किलकारियों का, और थोड़ी ही देर में किलकारियां भी सबको सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और उसने बताया कि ऑपरेशन कामयाब हुआ। साथ ही अब आपकी बहू और बच्चा दोनों ठीक हैं। थोड़ी देर में आपकी बहू को होश आ जाएगा। आप सब जाकर अपनी बहू से और अपनी पोती से मिल सकते हैं। सुप्रिया को लड़का नहीं लड़की हुई थी, और इस बात से संजय उसी वक्त उल्टे पैर अपने घर वापस चला गया, बिना सुप्रिया और अपनी पैदा हुई बेटी को देखे।
सुप्रिया के ससुराल वाले भी खुश थे, पर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये सुप्रिया की पहली संतान थी, तो सबको पहला बच्चा होने की खुशी थी। पर कहीं न कहीं सबको सुप्रिया के अगले होने वाले बच्चे में बेटा होने की उम्मीद थी, और ये उम्मीद खासकर सुप्रिया की सास को थी। थोड़ी देर में सुप्रिया को होश आ गया और नर्स ने सभी घर वालों को सुप्रिया को मिलने के लिए बुलाया। सुप्रिया ने जब आंखें खोली तो उसके सामने पूरा ससुराल था, सिवाय संजय के। उसने चारों तरफ देखा, पर उसे संजय कहीं नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद मुझसे और अपने बच्चे से अकेले में मिलना चाहते होंगे, इसलिए वो सबके साथ नहीं आए होंगे। फिर सबने सुप्रिया को बधाई दी और सभी के चेहरे पर खुशी और रौनकता देखकर सुप्रिया को भी लगा था कि शायद उसे बेटा ही हुआ है। उसने अपनी सास से पूछा कि माँ, संजय कहाँ है? तभी घर के सभी लोगों के साथ साथ उसकी सास की निगाहें भी नीची हो गई। तभी पीछे से नर्स बच्चे को लेकर आई और उसे सुप्रिया की गोद में दे दिया। सुप्रिया ने उसे बहुत प्यार से अपने गले लगाया और फिर अपनी ममता से उसे जी भर के चूमा। तभी सुप्रिया की सास उसके पास आई और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा कि कोई बात नहीं सुप्रिया, अगली बार जरूर बेटा होगा तुझे। और फिर सुप्रिया हैरानी से अपनी सास की तरफ देखने लगी, और उसने जब अपने बच्चे का कपड़ा हटाकर देखा तो सच में उसने एक बेटे को नहीं बल्कि एक बेटी को जन्म दिया था। और उसे अब समझ आ गया था कि संजय क्यों यहाँ सबके साथ नहीं है, और सुप्रिया की सारी मेहनत में पानी फिर गया था। उसने अपनी बेटी को उसके कसूरवार नहीं माना, बल्कि वो खुश थी कि भगवान ने उसे एक खूबसूरत तोहफा दिया है। वरना औलाद न होने का दुख उनसे पूछो जो औरत कभी मां नहीं बन पाती। पर मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे भगवान ने मां बनने का सुख दिया है। और उसे इस बात का भी कोई अफसोस नहीं था कि उसने एक बेटा नहीं बल्कि एक बेटी को जन्म दिया है। अब उसने भी ठान लिया था कि घर जाकर संजय से आमने सामने बैठकर बात करेगी, क्योंकि सुप्रिया ने ऑपरेशन से बच्चे को पैदा किया था, जिसके लिए उसे कुछ दिन अस्पताल में ही रहना था। 3 से 4 दिन हो गए थे और अब सुप्रिया और बच्ची दोनों ही ठीक थे, तो डॉक्टर ने भी सुप्रिया को घर जाने की अनुमति दे दी। पर उसने जाते जाते सुप्रिया से कहा कि वो अपना और अपनी बच्ची का बहुत ध्यान रखे, क्योंकि उसके डिलीवरी में भी प्रॉब्लम इसलिए हुई थी कि सुप्रिया ने अपने लास्ट दिनों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था, जो उसके होने वाले बच्चे के लिए सही नहीं था। इसलिए डॉक्टर ने सुप्रिया को साफ साफ मना किया था कि वो किसी भी तरह का स्ट्रेस ना ले और समय समय पर अपना और अपनी बच्ची का चेकअप करवाते रहे। सुप्रिया ने भी ये सोच लिया था कि अब किसी के लिए भी वो अपनी बेटी को कष्ट नहीं होने देगी। शायद सुप्रिया में जो हिम्मत थी वो एक पत्नी होकर नहीं आ पाई थी, वो मां बनकर उसने दिखाई थी। अब आगे क्या होने वाला था, ये अब सुप्रिया के घर जाने के बाद ही पता चलने वाला था। सुप्रिया घर पहुंची तो उसका स्वागत बहुत अच्छे से बैंड बाजे के साथ किया गया। उसे भी अपनी बेटी के लिए ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। बस इस खुशी में कमी थी तो संजय की, जो अपनी 4 दिन की हुई बच्ची को देखने तक अपने कमरे से नीचे नहीं आया। संजय की माँ, पिता और बाकी सबको संजय की इस हरकत पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी, पर वो कर भी क्या सकते थे। छोटा बच्चा होता तो उसे डांट कर अपनी बात मनवा लेते। जो खुद ही बच्चा पैदा करने के लायक हो, उसे भला कोई क्या कह सकता है। हालांकि दादी ने संजय को समझाने की कोशिश की थी जब सुप्रिया अस्पताल में थी, पर वो भी जानती थी कि संजय नहीं समझने वाला। और अब सुप्रिया की पूरी हालत का दोषी दादी खुद को मान रही थी। सुप्रिया का कमरा ऊपर था, जिसके लिए सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ता था, और डॉक्टर ने सुप्रिया को कुछ दिन के लिए इन सब के लिए मना किया था। इसलिए सुप्रिया कुछ दिनों तक दादी के कमरे में ही थी, और संजय की बात करने का मौका फिर सुप्रिया के हाथ से निकल गया। अब संजय भी सुप्रिया से नजरें चुराने लगा। वो अब कब आता और कब चला जाता, इसकी खबर सुप्रिया को भी नहीं पड़ने देता। बढ़ते वक्त के साथ सुप्रिया की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वो बस जल्द से जल्द संजय से बात करना चाहती थी, पर संजय उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। वो तो उससे मिलना भी नहीं चाहता था। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और अब सुप्रिया को भी अस्पताल से घर आए 10 दिन हो चुके थे। सुप्रिया की सास ने कहा कि अब बच्ची का नामकरण कर देते हैं, जिस पर सुप्रिया ने भी अपनी सहमति जताई। पर ये बात अभी तक
संजय से नहीं की गई थी। वैसे भी सुप्रिया को पता था कि संजय ने इस बच्ची को अपनाया ही नहीं है तो वो इसके नामकरण में भी नहीं आएगा और फिर मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगी। सुप्रिया अगर चाहती तो सारे घर वालों के सामने संजय को भला बुरा और जो भी कहना चाहती थी वो सब कह सकती थी। पर सुप्रिया किसी एक की वजह से पूरे घर को तनाव नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इन सब में घर वालों की क्या गलती थी। इसलिए सुप्रिया ने ये बात अपनी और संजय के बीच तक ही सीमित रहकर करने का फैसला किया और सही मौके का इंतजार करने लगी। सुप्रिया की बेटी का नामकरण भी हो गया और उसका नाम शनाया रखा, उसकी बुआ सपना ने। सबको नाम बहुत पसंद आया। सुप्रिया को वैसे उम्मीद नहीं थी कि संजय अपनी बेटी के इस दिन में आएगा, पर वो आज था। लेकिन होकर भी वो नहीं था। वो बस नाम मात्र के लिए वहां मौजूद था, जिससे बाहर के लोग बातें ना बना सके। पर उसने एक बार भी अपनी बच्ची को ना तो गोद में लिया था, ना उसकी तरफ देखा था और ना ही किसी काम में अपनी खुशी जाहिर की। खुशी का माहौल था, सब नाच गा रहे थे, सबका ध्यान इधर उधर हो गया। और सुप्रिया की भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी शनाया के बगल में बैठी हुई थी। इसी बीच सुप्रिया को बहुत तेज प्यास लगी। उसने सोचा सब नाचने गाने में व्यस्त हैं, तो क्यों ना एक गिलास पानी अपने आप ही ले आऊं, इनको क्या डिस्टर्ब करूं, मैं खुद ही ले आती हूँ। वो सनाया को वहीं पर छोड़कर पानी लेने चली गई। संजय सनाया की दूसरी तरफ बैठा था, पर वो एक नजर भी सनाया की तरफ नहीं देख रहा था। वो तो बस अपना वक्त काट रहा था कि कैसे ये सब खत्म हो तो वो यहाँ से जाए। इसी बीच एक लड़की की चुनरी नाचते नाचते सनाया के ऊपर जा गिरी और सनाया का पूरा चेहरा उस चुन्नी से ढक गया और सांस न लेने की वजह से वो अपने हाथ पैर झटपटाने लगी और गाने का वॉल्यूम इतना तेज था कि उसके रोने की आवाज किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। पर बगल में ही संजय बैठा हुआ था सनाया के, पर उसने एक बार भी ये नहीं देखा कि सनाया ठीक है या नहीं। सुप्रिया जैसे ही किचन से पानी पीकर आई तो उसने देखा कि सनाया सांस न ले पाने की वजह से तड़प रही है। वो तुरंत ही भाग कर आई और उसने सनाया के चेहरे से चुन्नी हटाई और उसको अपने सीने से लगा लिया। सुप्रिया के आने से संजय का ध्यान भी अब सनाया की तरफ गया और उसने सुप्रिया से पूछा कि क्या हुआ। सुप्रिया को संजय की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया कि उसने न जगह देखी ना ही अपना पत्नी धर्म, सीधे संजय के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसकी आवाज से सबका नाचना गाना बंद हो गया और सब आश्चर्यचकित होकर सुप्रिया और संजय की तरफ देखने लगे। सुप्रिया का थप्पड़ संजय के गाल पर ऐसा पड़ा कि वो गाल पर हाथ रखकर सुप्रिया को बस देखता रहा और वहां से बिना कुछ बोले ही ऊपर अपने रूम की तरफ आ गया और उसके पीछे पीछे सुप्रिया भी चली गई। क्या हुआ किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, पर सुप्रिया ने संजय को एक थप्पड़ मारा जिस सबने बड़े अच्छे से देखा था। ऊपर आकर संजय को लगा कि वो अपनी तानाशाही सुप्रिया पर बड़े आसानी से चला सकता है, पर संजय एक पत्नी से नहीं बल्कि एक माँ से रूबरू होने वाला था। सुप्रिया जैसे ही ऊपर आई तो संजय उस पर भड़क गया और उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, तुम भूल गई क्या मैं तुम्हारा पति हूँ। सुप्रिया ने कहा कि मैंने ये थप्पड़ अपने पति को नहीं बल्कि उस पिता को मारा है जो अपने ही जन्मी बेटी को अपनी औलाद नहीं मान पा रहा। उस पिता को थप्पड़ मारा है जिसके सामने उसकी बेटी कुछ सांसों के लिए तड़प रही थी, पर वो पिता उसे बचा नहीं रहा था। मैंने थप्पड़ उस पिता को मारा है जो एक बेटा और बेटी में फर्क करता है, जिसके खुद की एक बहन है। सुप्रिया के मुंह से जवाब सुनकर आज संजय भी घबरा गया कि कहीं आज मैंने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो इसकी बेटी के लिए ही सही नहीं था, तो आज ये मेरा कत्ल ना कर दे। और तभी नीचे से भागी भागी सपना आई। उसने संजय और सुप्रिया दोनों को घबराती हुई आवाज में कहा, दादी नीचे अचानक बेहोश हो गई है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। संजय और सुप्रिया ने अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी और दादी के पास भाग कर आए। दादी को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया गया, पर सुप्रिया और बाकी सारी औरतें घर पर ही थी। सुप्रिया ने अपनी सास से पूछा कि दादी को यूं अचानक से क्या हो गया। सुप्रिया की सास का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने जोर से सुप्रिया को चिल्लाकर कहा, उन्हें अचानक से कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है तेरी वजह से हुआ है। सुप्रिया हैरानी से अपनी सास की तरफ देखने लगी। सुप्रिया की सास ने कहा कि तूने सारे लोगों के सामने अपने पति पर हाथ उठा दिया,
उसका सदमा दादी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बेहोश हो गई। भगवान से मना कि उन्हें कुछ भी ना हो, वरना मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। सुप्रिया को अब अपनी सास पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आज अपनी सास को भी जवाब देने से पीछे नहीं हटी। उसने कहा कि आपके बेटे को एक थप्पड़ क्या मार दिया तो आप मुझ पर इतना बरस पड़ी, और आपका बेटा जो मेरी तड़पती हुई बेटी को एक बार भी उसे देख न सका, उस पर ध्यान नहीं दे सका, उसकी इस हरकत से आज मेरी बच्ची अपना दम तोड़ देती। तो मैंने थप्पड़ मार कर क्या गलती की? आप भी माँ हैं और मैं भी अब माँ हूँ, तो फिर अगर गलत मैं हूँ तो गलत आप भी कर रही हैं मुझ पर गुस्सा करके। सुप्रिया का ये जवाब सुनकर आज तो सुप्रिया की सास की भी बोलती बंद हो गई थी और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुप्रिया का ये रूप देखकर पूरा ससुराल ही आश्चर्य में था कि आखिर इसे हुआ क्या है। थोड़ी देर में संजय के पिताजी का कॉल आया और उन्होंने संजय की माँ को बताया कि सुबह से कुछ न खाने की वजह से दादी को चक्कर आ गया था और अब वो ठीक है, पर बहुत ही ज्यादा कमजोरी हो गई है। उनको 1-2 दिन यहीं अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। अब सुप्रिया की सास से गलती ये हुई कि उसने फोन स्पीकर पर रखा हुआ था जब संजय के पिता दादी के चक्कर आने की वजह बता रहे थे, जिसे सब लोगों ने सुन लिया था कि संजय की माँ ने जो इल्जाम सुप्रिया पर लगाया था वो गलत था। दादी खुद की लापरवाही से बेहोश हुई थी, ना कि सुप्रिया की वजह से। फिर भी जो सुप्रिया ने किया था उसके बाद सबका व्यवहार सुप्रिया के लिए बदल गया था। कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता था और उसे भी ये सब बहुत अजीब लगने लगा था। एक तो वैसे ही संजय का उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और अब ससुराल वाले भी उसे नापसंद करने लगे थे। अब सुप्रिया का इस घर में दम घुटने लगा था। सुप्रिया अब धीरे धीरे घर के कामों में हाथ बटाने लगी और साथ ही अब अपना बचा हुआ वक्त अपनी बेटी शनाया के साथ बिताने लगी। 2 दिन बीत गए और अब दादी भी घर आ चुकी थी। सुप्रिया अभी भी दादी के रूम में ही रह रही थी। उसे अपने रूम में जाने का मन ही नहीं करता था और अब वो अपनी बेटी शनाया के साथ साथ दादी का भी ध्यान रखने लगी। फिर उसे अभी भी संजय से खुलकर बात करनी थी, पर उसे बहुत अजीब लग रहा था कि अभी सब दादी की तबीयत से परेशान हैं और अगर ऐसे में मैंने संजय से अपनी और उनके बारे में बात की तो उन्हें कैसा लगेगा कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। उन्हें ऐसा लगेगा कि घर पर दादी बीमार है, उस बात की मुझे कोई चिंता नहीं है। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी संजय मुझसे प्यार तो करते नहीं हैं, पर स्वार्थी कहलवा कर अपनी इज्जत भी क्यों उनके सामने कम करूं। कुछ दिन और रुक जाती हूँ, जब तक शायद दादी की तबीयत ठीक हो जाए। वैसे भी एक बार मेरे ऊपर दादी के बीमार होने का इल्जाम लग चुका है। अगर मेरे सवाल करने से संजय और मेरा रिश्ता बिगड़ जाता है, जिससे दादी को कुछ हुआ, तो कोई भी मुझे माफ नहीं करेगा। इसलिए कुछ दिन चुप रहना ही ठीक होगा। और फिर सुप्रिया रोज की तरह सुबह से किचन में जाकर अपना काम करती है और बीच बीच में अपनी बेटी शनाया और दादी का भी ध्यान रखती है। पूरे घर में सिर्फ दादी जी थी जो सुप्रिया को अच्छे से बात कर रही थी, उसकी तकलीफ उसके दर्द को समझती थी। बाकी सब तो सुप्रिया से कटे कटे रहने लगे। ये सब अब सुप्रिया के लिए भी बहुत अजीब होता जा रहा था। एक ही घर पर होते हुए सब उसके साथ अनजानों की तरह बर्ताव कर रहे थे और अब उसकी बेटी शनाया को भी कोई ज्यादा लाड नहीं करता था। ये सब अब सुप्रिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसने कुछ दिनों के लिए मायके जाने का फैसला लिया। उसने अपनी सास से मायके जाने की बात कही तो सास ने भी कह दिया कि जाओ जहाँ जाना है और जब तक मन करे तब तक वहीं रहना, यहाँ आना भी मत। और फिर सुप्रिया दादी का आशीर्वाद लेकर अपनी बेटी शनाया के साथ अपने मायके चली गई। सुप्रिया अब अपने मायके में थी, पर उसका मन अभी भी अपने ससुराल में था। उसे अभी भी संजय की जरूरत थी, पर जो कुछ भी उसने संजय के साथ किया था उसके बाद वो जानती थी कि संजय उसे कभी माफ नहीं करेगा। जिस रिश्ते को सुप्रिया 2 साल से बांध कर रखने की कोशिश कर रही थी, वो अचानक से एक पल में कैसे बिखर गया था, वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी। उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? अब तो सुप्रिया अपने मायके में भी आ गई थी और उसकी सास ने भी उसे साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि जब तक मन करे वो अपने मायके में ही रहे। और अब बिना बुलाए खुद से ससुराल जाने का मतलब था कि अपनी बची कुची इज्जत को भी खो देना। और अगर सुप्रिया संजय के बिना बुलाए वापस जाती तो संजय खुद को सही और सुप्रिया को गलत मानता।
और शायद पूरा परिवार भी यही सोचता सुप्रिया को लेकर। सुप्रिया को उसकी माँ ने बहुत समझाया कि तू यही फिर से कोई नौकरी कर ले और हमारे पास ही रहे, हमें तुझे वहां नहीं भेजना। कैसे लोग हैं वो जो अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, जबकि गलती उनके खुद के बेटे की है। सुप्रिया ने कहा कि माँ जाने दो, मेरी किस्मत में शायद यही था। सुप्रिया की माँ ने कहा कि तेरी किस्मत में तो ये था, पर तेरी बेटी शनाया का क्या, उसकी किस्मत भी तो तुझको ही बनानी पड़ेगी। सुप्रिया ने कहा कि माँ मैं अभी कुछ वक्त अपनी बेटी के साथ अकेले रहना चाहती हूँ। सुप्रिया अंदर ही अंदर घुटने लगी। उसे लगा कि उसके जाने के बाद संजय को उसकी कमी का एहसास होगा और वो कुछ दिनों में उसे वापस लेने आ जाएगा। पर सुप्रिया को अपने मायके आए पूरा 1 महीना बीत गया था, पर उसके ससुराल में से किसी ने भी उसकी कोई खबर लेना जरूरी नहीं समझा। यहाँ तक कि कोई उसकी बेटी शनाया से मिलने तक नहीं आया। सुप्रिया को अब अपने मायके आने का फैसला गलत लगने लगा। वो सोचने लगी कि और ना जाने कितने गलत फैसले लूंगी मैं, और बाद में उसका भुगतान करना पड़ेगा मुझे। पहले माँ बाप की पसंद से शादी करके संजय जैसा पति को पाया और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और अब दूसरी बड़ी गलती कर दी जो मैं अपने ससुराल को छोड़कर मायके आई। अब क्या करूं? क्या छोड़ दूं संजय को? क्या तलाक के कागज भेज दूं घर, या क्या करूं? क्या मैं अपने ससुराल और अपने पति के बिना रह सकती हूँ? मेरे पति ने भले ही मुझे प्यार नहीं किया है, पर मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को चाहा है। भला मैं उनसे अलग कैसे रह सकती हूँ? सुप्रिया अब बहुत कुछ सोचने लगी, इतना कि धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो अपनी जिंदगी का फैसला ही नहीं कर पा रही थी कि वो करे तो क्या करे। उसने अपनी जिंदगी के 2 फैसले किए थे और वो दोनों ही गलत थे। तो अब उसमें फैसला लेने की हिम्मत नहीं थी, वो बहुत डर रही थी। कहानी अभी जारी है दोस्तों। तीसरा भाग देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में।